और तभी वहाँ अचानक से कुसान आ जाते हैं जो उन सभी को मार डालते हैं और वो उस लड़की को भी मारने ही वाले होते हैं। उससे पहले ही एंट्री हो जाती है गर्ड्स की। तो वेलकम बैक गाइस, आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ बज़र्क की मांगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना ऐसे और कंटेंट के लिए। तो जल्दी से बता देता हूँ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कन्वेंशन टावर आर्क, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आर्क में से एक है बज़र्क मांगा की। तो चैप्टर 133 के स्टार्ट में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसने काफी मेहनत से अपना खाना चुराया था, लेकिन उससे वो खाना कुछ बड़े आदमी छीन लेते हैं। पर वो बच्चा भी कुछ कम नहीं था, उसने पहले ही खाने में कुछ मिला दिया था। और तभी वहाँ कुछ नाइट्स आ जाते हैं जो कि उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या हुआ। उसी तरह सारा इल्जाम किसान पे लगा के वहाँ से बच निकलने की कोशिश करता है, बट उन नाइट्स को शक हो जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन उससे पहले ही उनके ऊपर कोई हमला कर देता है और वो कोई और नहीं कुसान थे। वो कुसान सोल्जर आराम से सारे नाइट्स को मार देते हैं। उनमें से एक की नजर इसीद्रो पर भी पड़ जाती है जो कि पीछे छुपा हुआ था और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी एंट्री होती है गर्ड्स की उसी तरह, और वो सारे किसान भी ये देख के काफी हैरान होते हैं कि ये बंदा कौन है जो उनके सामने चला आ रहा है। वो किसान सामने से हमला कर देते हैं गर्ड्स के ऊपर, बट तुम्हें यकीन नहीं होगा गर्ड्स उन्हें एक ही स्विंग में काट के रख देता है। एंड यार, ये देख के तुम्हारी तरह वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वही गर्ड्स छोटी सी स्माइल देते हुए ये बोलता है उसे नहीं लगा था कि ये जोड़ उसे इतनी जल्दी इस्तेमाल करने को मिलेगी। गर्ड्स उनसे पूछता है कि वो लोग कौन है और वो क्यों उसके रास्ते में खड़े हैं। तभी उनमें से एक गर्ड्स के ऊपर से हमला करता है, पर लेकिन वो कुछ काम नहीं आता। गर्ड्स उसे सिर्फ एक ही पंच में सारे चांद तारे दिखा देता है। उसके बाद वो सभी मिलकर गर्ड्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन यार, इन सब का कोई फायदा नहीं होता है। गर्ड्स आराम से अटैक को डॉज करके उन सबको मार गिराता है। गर्ड्स के दिमाग में एक बार के लिए ये जरूर आता है कि उसके ऊपर ये अटैक करने वाले कौन थे, बट गर्ड्स के लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी था कास्का को ढूंढना, इसलिए वो वहां से जल्दी से निकल पड़ता है। लेकिन वे कुछ लोग पीछे से गर्ड्स को जाते हुए भी देखते हैं। वो खुद को बाकीरा का बताते हैं और जो उनका लीडर था वो ये भी बोलता है कि वो गर्ड्स को पहले से जानता भी है और उसे क्लियरली ये भी पता था कि गर्ड्स कितना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो उसके पीछे जाने से मना कर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कुछ स्लम्स में रहने वाले रेफ्यूजीज दिखाए जाते हैं। उसके बाद हमें कुछ लोग देखने को मिलते हैं जो जाते होली नाइट्स को देख उनसे खाने की भीख मांगने लगते हैं, पर लेकिन वो ये कह के मना कर देते हैं कि ये खाना उनके गॉड के लिए है। एंड तभी वहाँ कुछ और होली नाइट्स आ जाते हैं जो कि उन सभी रेफ्यूजीज को पकड़ लेते हैं। वो लोग बोलते हैं उनके पास कुछ नाम का राशन रह गया है और ना ही उनके पास कोई लकड़ियां हैं आग जला के ठंड से बचने के लिए, इस तरह वो सरवाइव तक नहीं कर पाएंगे। पर जो होली नाइट्स की लीडर फेनेस डी वेंडीमेन थी, उसने साफ साफ मना कर दिया कि ये खाना गॉड की ऑफरिंग है और वो अकेले नहीं है जो कि इस हालात में सफर कर रहे हैं। तभी वहाँ खड़ी एक औरत बोलती है उसका बच्चा भूख से मरने वाला है, उन्हें गॉड की डिवाइन प्रोटेक्शन की जरूरत है। ये सुन के फेनेस हैरान हो जाती है कि अब वो क्या करे। एंड तभी वहाँ एक अजीब सर वाला आदमी आता है जिसका नाम होता है फादर मोगस। वो उस मार बच्चे को अपने साथ टावर ले जाता है ये बोल के कि ये सब गॉड की गाइडेंस है। टावर के अंदर जाने के बाद उस बच्चे को मिल्क जैसे कुछ पिलाया जाता है और जो मोर्गस था वो ये भी बोलता है कि उस ऑफरिंग में से वो कुछ हिस्सा उन स्लम्स में रहने वाले रेफ्यूजीज को भी देगा। अब यार, ये मोगस तुम्हें सुनने में तो काफी अच्छा इंसान लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उन्हें एक ऐसा टॉर्चर रूम दिखाता है जहाँ सभी क्रिमिनल्स और एटिक्स, वो लोग जो कर्ज और गॉड्स में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं, उन्हें वहाँ सजा दी जाती है। एंड ये यकीन मानो ये जगह इतनी डिस्टर्बिंग और डिस्कस्टिंग थी कि मैं तुम्हें इमेजेस भी नहीं दिखा सकता हूँ। मोगस उस वुमन को ये बोल के अंदर धकेलने लगता है कि वो भी उन हेक्टिक्स में से एक है जो उन मॉन्क्स को मार रहे हैं। एंड अब यार, तुम इमेजिन ही कर सकते हो कि जो उस वुमन के साथ हुआ होगा आगे वो कितना डिस्टर्बिंग और भयानक होगा। उसके बाद अगले चैप्टर में बाकी सभी होली नाइट्स और फेनेस उन रेफ्यूजीज कैंप में से एक आदमी को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं क्योंकि उसके ऊपर शक था हैट्रिक होने का। वहीं एक दूसरे कैंप में एक वुमन ये सब होते हुए देख रही होती है। एंड उस कैंप में अंदर एक आदमी भी होता है जो कि उन होली नाइट्स में से एक था। एंड वो जो दोनों कर रहे थे वो एडल्ट वाली चीज थी, जिससे तुम समझ ही गए होगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे उन दोनों के बीच कुछ बात भी होती है। वो जो वुमन होती है वो होली नाइट्स की लीडर लेडी फेनेस के बारे में पूछती है। जो वो नाइट होता है वो साफ साफ ये बोल देता है कि उसे कोई परवाह नहीं है कमांडर से और ना ही किसी और को, और उनके कमांडर में कोई भी लीडरशिप वाली क्वालिटी तक नहीं है। उसके बाद वो अपने अडल्ट गेम में थोड़ा आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी अचानक से उस आदमी के सामने एक लड़की का चेहरा आ जाता है। वो नाइट उस औरत से पूछता है कि ये लड़की कौन है और इसने अपना चेहरा क्यों ढक रखा है पट्टियों से। वो बोलती है कि ये उसकी छोटी बहन है और इसे कुछ खराब स्किन रिलेटेड बीमारी है। उसके बाद वो नाइट जीएम कुछ पैसे और एक नेकलेस देके उससे वहां से चला जाता है। एंड उसके जाने के कुछ समय के बाद वो औरत लुका उस कीमती नेकलेस के पीसेस को बराबर हिस्से में बांट देती है अपने दोस्तों के साथ। ये देख के उसके जो दोस्त है वो भी काफी हैरान हो जाती है।
वो औरत लूका यही जवाब देती है कि इस काम में वो सभी एक साथ में है, तो वो जो भी इसे अर्न करते हैं उससे बराबर हिस्सों में बांटना चाहिए, जिससे कोई भी एक दूसरे से जेलस होकर उन्हें धोखा ना दे। एंड लूका पट्टियों में लपेटी जिस लड़की को अपनी बहन बोलती है वो और कोई नहीं कैस्का थी। उनमें से एक नीना नाम की लड़की भी थी जो कैस्का को साथ लेके पानी लेने के लिए कैंप से बाहर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि काफी सारे लोग एक इंसान को हैट्रिक बोल के पत्थरों से मार रहे थे। इसके बाद पानी लेते समय नीना अपनी बीमारी के बारे में बताती है कि कैसे उसका ठीक होना काफी मुश्किल है। वो ये भी बताती है कि वो कैसे अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डरी हुई है इस दुनिया की हर एक चीज से। इसके कुछ समय बाद एक जोएचिम नाम का लड़का नीना से मिलने आता है। इससे पहले कि वो लड़का कुछ बोल पाता, नीना साफ साफ मना कर देती है कि उसका शरीर अभी सही नहीं है, इसलिए वो वाले काम नहीं कर सकती है उसके लिए। जोएचिम घबराते हुए मना करने की कोशिश करता है, पर लेकिन नीना चिल्लाती है कि वो जाके ये किसी और के साथ क्यों नहीं करता। फिर वहाँ खड़े सभी लोग देखने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है। तभी उसके पास में आके नीना एकदम धीमी आवाज में बोलती है, अगर उसमें हिम्मत है तो वो रात को उसे नदी के किनारे आके मिले। उसके बाद रात होती है और नीना जहाँ सो रही थी वहां से वो उठ के जाने लगती है। तभी पीछे से उसे लूका भी जाते हुए देख लेती है। उसके बाद वो उस लड़के से नदी किनारे मिलती है, जहाँ वो उससे पूछते कि क्या वो उससे प्यार करता है। वो लड़का भी बिना कुछ और सोचे हाँ बोल देता है। एंड इसके बाद जो वो बोलती है उसे सुनकर तो वो लड़का भी काफी हैरान हो जाता है। अब तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेगा, वहां से भाग जाएगा? अरे नहीं यार, अगर वो भाग जाएगा तो लड़की को कौन पटाएगा। और इसी के साथ वो लड़का नीना के साथ एक गुफा में चल पड़ता है। एंड जैसे कि मैंने पहले तुम्हें बताया था कि लूका नीना को जाते हुए देख लेती है, इसलिए वो भी अभी उसका पीछा कर रही है। उसके साथ साथ में पीछे कैस्का भी आ रही थी। तो यार आगे जो उस गुफा में होता है मैं उसके मांगा पैनल और इमेजेस तो बिल्कुल नहीं दिखा सकता हूँ। अगर मैंने दिखा दिए तो उस केव के अंदर काफी सारे मेल और फीमेल थे जो कि एक दूसरे के साथ जानवरों की तरह वो अडल्ट वाला गेम खेल रहे थे। एंड यार ये देख के सच में उसकी फटके चार हो जाती है। नहीं मतलब कि और बोलने आ तू। उसके बाद वो नीना नीचे जाके उन दूसरी फीमेल्स के साथ वो अडल्ट गेम खेलने लग जाती है और फिर वो उस लड़के को भी उसे ज्वाइन करने के लिए बुलाती है और उसके बाद वो एक दूसरे के साथ अडल्ट गेम खेलते हैं। लूका जो ये सब कुछ दूर से देख रही थी उसे पता चल जाता है कि ये सब लोग एक ड्रग के नशे में आके कर रहे हैं जिसे फैलाया गया था खाना बनाने वाले आग के धुएं से। उसके बाद जैसे ही उन दोनों का गेम खेल के पूरा हो जाता है वो लड़की नीना उसे एक ऐसी चीज से मिलाती है जो देखने में आधा बकरा और इंसान दोनों था। अब वो नीना बोलती है कि उस लड़के को उनमें से एक बनने के लिए पहले इस बकरे के हार्ट को एक हार्ट टचिंग किस देनी होगी। एंड यार इतना काफी नहीं था कि अब उसे उस बकरे के उस वाले पार्ट को किस करना था जो कि लिटरली एक स्नेक था। बंदा वो भी जैसे तैसे कर ही देता है, पर लेकिन इतना काफी नहीं था। अब उसे एक लिक्विड और पीना था जिसे देख के उसकी फाइनली आंखें खुल जाती है और वो वहां से भाग पड़ता है। बट यार अब इसके लिए काफी देर हो चुकी थी। वो पहले नीना के साथ वो अडल्ट वाला गेम खेल चुका है और अब वो उसे ऐसे कैसे जाने देती। वो सारे लोग उससे पहाड़ी से नीचे फेंकने के बाद वापस अंदर चले जाते हैं। वहीं वो लड़की पहले तो हंसती है, उसके बाद रोने लगती है। मतलब कि यार या तो सच में इसे काफी ज्यादा पछतावा हो रहा है या फिर इसके दिमाग के नट ढीले हो चुके हैं। तभी नीना पीछे से उसकी तरफ लूका को आते हुए देखती है। वो लूका को पास आने से मना करती है और एक पत्थर उठा के उसके सर में मारती है, जिसे देख के यार एक बात तो कंफर्म हो जाती है इसके बारे में। उसके बाद नीना लूका को काफी कुछ बोलती है और ये भी धमकी देती है कि वो अपने दूसरे साथियों को बुला लेगी उसे मारने के लिए। लेकिन यार इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है लूका को। वो आगे बढ़ती है और नीना को एक खिंचा के थप्पड़ मारती है। उसके बाद लूका भी नीना का वही हाल करती है जो कि शिनचैन की मॉम उसके साथ करती है। इसके बाद वापस घर जाने से पहले वो दूर से गुफा में देखते हैं कि क्या चल रहा है और जैसे ही वो अंदर देखते हैं उन्हें दिखाई देता है कि कैस्का उस गुफा के अंदर थी और उसके साथ कोई एक आदमी वो सब करने की कोशिश कर रहा था। लूका कैस्का की मदद के लिए जाती है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा होता है जो कि देख के वो एकदम हैरान हो जाती है। उनमें से जो बच जाते हैं उन्हें लगता है कि कैस्का एक विच है और अपना सर उसके सामने झुका लेते हैं। इसके बाद अगले चैप्टर में हमें गर्ट्स देखने को मिलता है जो कि काफी समय से चलने के बाद आराम कर रहा था और इसके पीछे पीछे हमें इसिद्रो भी देखने को मिलता है, वही लड़का जिसे गर्ट्स ने स्टार्ट में बचाया था कुसान के हाथों मरने से। इसिद्रो अपनी पूरी ताकत लगा देता है गर्ट्स की जोर ड्रैगन स्लेयर को उठाने में, जिसका वजन टोटल 100 से 180 केजीज के बीच में था। ऑब्वियसली इसिद्रो उस तलवार को नहीं उठा पाता है और इस चक्कर में गर्ट्स भी जाग जाता है। इसिद्रो गर्ट्स को देख के काफी ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि अब तो गर्ट्स से चोट समझ के मारने ही वाला है। लेकिन यार तुम्हें तो पता ही होगा कि गर्ट्स कैसा है। वो फाइट तभी करता है जब उसके ऊपर कोई अटैक करे और यार वो इसिद्रो जैसे किसी बच्चे को तो शायद ही मारेगा। तभी अचानक से उन्हें कुछ ऐसा दूर से आता हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर इसिद्रो को उसकी आंखों पर भी विश्वास नहीं होता है।
तो अब ये देख के तुम में से ज्यादातर को समझ नहीं आया होगा कि ये चीज क्या है, क्यों है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक तरह के कर्स हैं जो कि उस इक्लिप्स इंसिडेंट के बाद से ही, यानी कि यार वो बैटमैन वाले इंसिडेंट नहीं है, उसके बाद से ही गर्ट्स के पीछे पड़े हुए हैं। बट गर्ट्स भी कुछ कम नहीं है, वो बिना हार माने बिना रुके इन सब से लड़ता आया है। इसके बाद एक पूरा दिन निकल जाता है, फिर भी गर्ट्स भाग ही रहा था कैस्का की तलाश में। तभी उसे कुछ दिखाई देता है अपने सामने आते हुए। पग को लगता है कि ये एक और कोई कर्स होगा, पर लेकिन नहीं, उनके सामने जो आता है वो सबसे गोटेड कैरेक्टर्स में से एक था। अगर तुम्हें याद नहीं तो बता देता हूँ, ये है स्कल नाइट, वही बंदा जिसने कैस्का और गर्ट्स दोनों को उस बैटमैन इंसिडेंट के समय बचाया था मरने से। गर्ट्स उसे पूछता है कि 2 सालों बाद वो उसे ऐसी जगह पर क्यों मिल रहा है। गर्ट्स गेस करता है कि स्कल नाइट यहाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आसपास में कोई अपोस्टिल भी है, और अपोस्टिल वो क्रिएचर होते हैं जो अपनी ह्यूमैनिटी को छोड़ के डायरेक्टली गॉड हैंड्स के लिए काम करते हैं। इसके बाद आगे जो होने वाला है उसे लेकर स्कल नाइट गर्ट्स को एक चेतावनी देता है। एंड इस वार्निंग को सुनने के बाद गर्ट्स के आंखों के सामने वापस वो इक्लिप्स का इंसिडेंट आने लगता है जिसे वो अभी तक भुला नहीं पाया है। गर्ट्स उससे पूछता है कि क्या वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, जिसपे स्कल नाइट जवाब देता है कि गॉड्स के प्लान्स के अगेंस्ट एक ह्यूमन अकेले कुछ नहीं कर सकता है। ये सुनने के बाद गर्ट्स एकदम जोश में आ जाता है और वो बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी कि क्या होने वाला है आगे। ये उसका खुद का डिसीजन है, उसकी डेस्टिनी तक पहुंचेगा जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। गर्ट्स ये साफ साफ क्लियर कर देता है स्कल नाइट को कि चाहे कुछ भी हो, चाहे उसका हाथ कटे या पैर कटे या फिर वो और का उसका जिंदा जरूर रहेंगे। इतना सब सुनने के बाद स्कल नाइट वहां से अपने घोड़े पर घोड़े की सवारी करते हुए निकल पड़ता है। और बस इसके बाद गर्ट्स भी निकल पड़ता है कैस्का की तलाश में। और अब तुम भी जाओ, लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूँ तुमसे ऐसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।